नमस्कार बच्चों, मैं कवि कैसे बना इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 19 मैं कवि कैसे बना ये पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। प्रस्तुत पाठ आत्मकथा विधि में लिखा गया है। इसमें लेखक ने वह कवि कैसे बने इसका वर्णन किया है। इसके पहले सेशन में हमने देखा कि लेखक बचपन से संगीत के प्रति रुचि रखते थे। संगीत यह जो कला है यह उनको अपने माता पिता से विरासत के रूप में मिली थी, लेकिन संगीत के प्रति प्रेक्षकों की या लोगों की इतनी उत्साह या इतना प्रशंसा या स्तुति नहीं मिलती थी जितना कि कविता के लिए मिलती थी। तो इस प्रकार लेखक संगीत के बजाय कविता के प्रति रुचि रखने लगे। अब हम देखने वाले हैं अगले परिच्छेद में कि लेखक का कविता लिखने के लिए या कविता का लेखक के मन पर किस प्रकार से प्रभाव शुरू हुआ। लेखक बताते कि संगीत के प्रति लड़कों की इतनी रुचि नहीं होती थी। अधिकतर अध्यापक ही संगीत को सुनते थे और उसको इतनी तालियां भी नहीं मिलती थी, लेकिन कविता को सुनने पर बहुत सारी तालियां मिलते थे और बड़े ही नहीं बल्कि लड़के भी अर्थात बच्चे भी इसको सुनना पसंद करते थे। तो इसलिए लेखक के मन में कविताएं सुनाने की लालसा निर्माण होने लगी। लेखक बताते हैं कि मथुरा में तब ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी जीवित थे। उनकी वहाँ अच्छी शिष्य मंडली थी, अर्थात सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते थे और उनके शिष्य बहुत थे। तो यहाँ पर शिष्य मंडली उनको कहा गए है। उनके पास कविता ब्रज भाषा में लिखे गए कविता पढ़ने के लिए सुनने के लिए बहुत सारे शिष्य आते थे। इन शिष्यों को ब्रज भाषा के अनेक चुटीले कवित्त सवेय कंठस्थ होते थे। बसंत उत्सव के फूलडोलों, सावन के हिंडोले और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह इनके पड़ंत दंगल जुटा करते थे, जिनमें दूर दूर के कवित्त सवेय पढ़ने वाले मथुरा आया करते थे और हार जीत की बाजी लगा करती थी। अब देखिए लेखक यहाँ पर बता रहे थे कि जो कविता उस समय पर जो थी, अब देखिए समय के अनुसार हर बदल होते रहते हैं, साहित्य के विधाओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं। अब कविता जो है आज हम देखते हैं कि कविता के नए प्रकार आ चुके हैं, लेकिन शुरुआत में लेखक यहाँ पर जिस युग की बात करे, जिस काल की बात करे, उस समय ब्रज भाषा में लिखित कविताओं का अधिक वाचन या सुनाने की प्रथा थी। तो उसमें जो विषय हुआ करते थे वो कौन से होते थे कि बसंत उत्सव में जो फूलडोलों का आता था, फिर सावन के हिंडोले और श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के अवसर पर। तो अब हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं या दिन होते हैं। तो इन दिनों पर आपने देखा होगा कि स्कूलों में भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं, योजनाएं, समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों के मन में यह सारे गुण कला आ जाए और फिर उनका जो जिस चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट है उनके गुणों को पहचान कर उनको आगे उस गुणों को विकसित करने में सहायक हो जाए। तो इस प्रकार से देखो उस समय भी इस प्रकार श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जैसा त्योहार हो या सावन के अनेक उत्सव होते थे, त्योहार होते थे, तो उस समय ऐसे ब्रज भाषा के कवियों की हार जीत लगाई जाती थी, प्रतियोगिताएं लगाई जाती थी। तो मथुरा में यहाँ पर कवित्व और सवेय जो छंद है वो उस पर वाद विवाद स्पर्धा आयोजित की जाती थी। तो यहाँ पर लेखक वही बात बता रहे हैं कि जिनमें दूर दूर के कवित्त सवेय पढ़ने वाले मथुरा आया करते थे और हार जीत की बाजी लगा करती थी, अर्थात स्पर्धाएं हुआ करती थी। इनमें से एक राम लल्ला जी हमारे पड़ोसी थे। तो अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उन शिष्यों की जो टोली थी उनमें एक शिष्य थे जिनका नाम है राम लल्ला जी। तो वे लेखक के पड़ोस में ही रहा करते थे। इन्हें अकेले पावस पर ही कोई सैकड़ों छंद याद थे। पावस अर्थात बरसात या
पाउस, जिससे हम पाउस भी कहते हैं। पाउस का अर्थ होता है बरसात। तो बरसात से संबंधित रामलला जी को सैकड़ों छंद याद थे। वह उम्र में मुझसे कोई थोड़े ही बड़े थे, लेकिन कवि होने के कारण समाज में उनकी गिनती समझदारों में हो चली थी। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जिनको कविता आता है, कविता सुना मतलब लिखी हुई अपनी स्वयं की कविता हो या किसी और की कविता हो, उसको सुनाना यह भी एक विशेष प्रकार की कला होती है। लेखक कहते हैं कि हे रामलला जो है वो लेखक से ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन वह कविता सुनाते थे, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा बहुत थी, मान सम्मान उनका समाज में किया जाता था। तो समझदारों में समाज में उनकी गिनती की जाती थी। मैंने रामलला जी से मेलजोल बढ़ाना प्रारंभ किया। मैं भी अब ब्रज भाषा के पुराने कवित्व सवय याद करने लगा और उन्हें विद्यालय में अपना बता कर सुनाने लगा। तो इस प्रकार देखिए, हम कहते हैं ना कि संगति का असर हमारे जीवन पर होते है। अगर हम अच्छे संगति के बीच में रहते तो हमारे ऊपर अच्छे संस्कार होते हैं, लेकिन बुरे संगति के ऊपर संगति में रहेंगे तो हमारे ऊपर वैसे ही संस्कार होते हैं। इसलिए संगति का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अब देखिए, लेखक का कविता के प्रति रुचि निर्माण होने लगी थी उनको, तो इसलिए जिससे वो हो सके थे कविता के संबंधित जिनको भी ज्ञान था उनके संगत में वे रहने लगे। तो रामलला जी से उनका मेलजोल बढ़ना आरंभ हो गया और उन्होंने, लेखक ने भी क्या किया, बचपन में ही ब्रज भाषा के जो पुराने कवित्व और सवय थे उनको याद करने लगे और विद्यालय में वो अपना स्वयं का है बनाया हुआ ऐसे सबको सुनाने लगे थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि देखो उनको आगे क्या अनुभव आता है। पर शीघ्र ही मैंने देखा कि मतिराम, भूषण, पद्माकर, ग्वाल, रसखान और नवनीत के छंदों को अधिकांश सुनने वाले पहचान जाते। अब देखिए, बहुत सारे लेखक कोशिश कर रहे थे किसी और के, यहाँ पर एक कवियों के नाम है भूषण, मतिराम, पद्माकर, ग्वाल, रसखान और नवनीत, जो ब्रज भाषा में तरह तरह के छंदों के प्रकार उन्होंने इन कवियों ने लिखे हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इन सारे कवियों के कविताएं या ब्रज भाषा में लिखे जो छंद या सवय होते थे उनको लेखक याद करते थे, और जब वो किसी को सुनाते थे तो खुद ने लिखा है, स्वयं ने लिखा है ऐसे बताते थे। लेकिन सुनने वाले अधिकांश लोगों को यह पता था कि किसने लिखे हुए। पहचानने के बाद उनमें सुनाने वाले के प्रति उतना आदर नहीं रह पाता जितना कि मैं चाहता था। अब लेखक कहते थे कि मैं बहुत सारे कवित्व सवय याद करके लोगों को सुनाता था, लेकिन लेखक को क्या अनुभव आ कि लेखक जितना आदर सम्मान चाहते थे, जितना प्रतिष्ठा चाहते थे, जितना सुनाने के बाद लोगों से वहाँ ही चाहते थे, वह नहीं मिला, उतना आदर उन्हें नहीं मिला। जब मैंने अपनी राह बदली और राम लल्ला जी से खुशामद करके अपने नाम से कविताएं बनवाने लगा और विद्यालय के उत्सवों में छाती तानकर उन्हें गर्व से सुनाने लगा। अब लेखक ने क्या किया, जो ब्रजभाषी जो कवि थे उनके कविताओं को या उनके छंदों को याद करने के बजाय उन्होंने क्या किया, रामलला जी के जो उनके साथ वो उठने बैठने लगे और उनकी खुशामद अर्थात चापलूसी करना। तो वो क्या करते थे, रामलला जी से बातचीत करते रहते थे, उनकी चापलूसी करते थे, उनकी स्तुति करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे और उनकी कविताओं को सुनते थे और कविता सुनते समय वो लिख लेते थे और बाद में ना वही कविता उन्होंने खुद लिखे है, स्वयं का नाम देकर उन कविताओं को विद्यालय के उत्सवों में छाती तान कर गर्व के साथ वो सारे लोगों को सुनाते थे। असल में वह किसके कविता होते थे, रामलला जी के, लेकिन लेखक किसके बताते थे, स्वयं लिखे है ऐसे बताकर वह पाठशाला में प्रतियोगिता या उत्सव में सुनाने लगे। थोड़े ही दिनों में श्रोताओं पर रौब जम गया कि मैं भी अक्षर जोड़ लेता हूँ, तभी मुड़ाते ही ओले पड़े। अब देखिए यहाँ पर लेखक को उस बात से क्या अनुभव आया कि उन्होंने वो जो कविताएं सुनाते थे इससे उनके श्रोताओं पर उनके प्रति सम्मान की भावना दिखाई देने लगी। लोगों को लगने लगा कि अरे ये भी कुछ कविताएं स्वयं कर लेता है, और इस प्रकार से लेखक को थोड़ा आनंद हो रहा था, थोड़ा प्रशंसा स्तुति होने की वजह से उनका मन प्रफुल्लित था। आगे लेखक कहते कि हमारे नगर में प्रतिवर्ष नुमाइश लगा करती थी और उसमें हर बार एक कवि सम्मेलन हुआ करता था।
इस कवि सम्मेलन में 1 घंटा पूर्व समस्या दी जाती थी और सर्वोत्तम 3 समस्या पूर्तियों पर कलेक्टर साहब इनाम दिया करते थे। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनके नगर में हर साल क्या किया जाता था, एक कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता था और उस कवि सम्मेलन में 1 घंटा जो प्रतियोगिताएं या जो स्पर्धक पार्ट कर लेते थे वह उनको 1 घंटे पूर्व कोई भी समस्या दी जाती थी और उस समस्या पर उनको कविता लिखने के लिए और उस लिखी हुई कविता को सुनाने के लिए कहा जाता था। तो इस प्रकार 1 घंटे पूर्व समस्या दी जाती थी और उस प्रतियोगिता में कुल 3 समस्या पूर्तियों को विजयी घोषित करके उनको पुरस्कार दिया जाता था कलेक्टर साहब के द्वारा। इसके लिए शिक्षा संस्थाएं भी अपने यहाँ से चुने हुए छात्र कवि भेजा करती थी। तो अलग अलग पाठशालाओं से, स्कूलों से भी विद्यार्थियों को जिन विद्यार्थियों को कविता लिखने में रुचि है, अच्छे से कविताओं लिखते हैं स्वयं की और उसको सुनाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को पाठशालाओं के द्वारा इस कवि सम्मेलन में भेज दिया करते थे। इस बार हमारे विद्यालय से मेरा नाम भी प्रतियोगिता के लिए प्रेरित कर दिया गया। मैंने सुना तो मुझे काट मार गया। अब देखिए यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उनके नगर में जब ऐसे यही कवि सम्मेलन हुआ तो उनके स्कूल से, उनकी पाठशाला की ओर से लेखक का नाम इस प्रतियोगिता के लिए भेज दिया गया। और जब लेखक को यह बात पता चली तो वह बहुत अत्यंतिक घबरा गए, काट मार दिया गया, मतलब अर्थात वह डर गए और घबराते हुए वे अपने क्लास टीचर के पास गए। मेरे क्लास टीचर श्री कामेश्वर नाथ जी थे। वे पक्के आर्य समाजी थे। मेरे पिताजी के मित्र थे। मुझ पर बड़ा स्नेह रखते थे। मुझ जैसे शरारती को चुपचाप खिसियाया हुआ देखकर वह बोले, भुसुर जी क्या बात है। मैं धरती की ओर देखता रहा। अब देखिए यहाँ पर जब लेखक को पता चला कि प्रतियोगिता में उनका नाम दिया गया है कवि सम्मेलन के लिए, लेकिन अब लेखक क्यों डर रहे थे जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी स्वयं प्रेरित होकर कविता नहीं लिखी थी। वो जो भी कविताएं सुनवाते थे स्कूल में प्रतियोगिता के समय या उत्सव के समय, वो किसी और की होती थी, रामलला जी की होती थी। अब यह बात सिर्फ लेखक को पता था, लेकिन जब लेखक को पता चला कि कवि सम्मेलन में उनका नाम दिया गया है तो वो डर गए। तो अब वो कैसे करेंगे, किस प्रकार से वो कविता लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी स्वयं कुछ भी कविता नहीं लिखी थी। अब वो क्लास टीचर के पास जाते हैं। क्लास टीचर जो थे वो लेखक के पिताजी के मित्र ही थे, इसलिए वह पर्सनली उनको जानते थे, क्योंकि लेखक के पिताजी भी एक संगीत कला निपुण थे। और लेखक से फिर अभी लेखक जब क्लास टीचर से मिलने जाते हैं तो लेखक थोड़ा शरारती थे, इसलिए वो क्लास टीचर को लगा कि लेखक ने कुछ शरारत की है। लेखक को पूछते, लेकिन लेखक जो है वो उनकी तरफ नज़र मिलाकर नहीं देखते। जब हम लोग भी ऐसे करते हैं ना, आप लोग भी ऐसे करते हैं, जब आपसे गलती होती है, टीचर आपको पूछती है तो भी आप नज़र ऊपर करके नहीं उनसे बात करते। तो इसी प्रकार से अब लेखक भी क्लास टीचर के सामने नज़र मिलाकर बात नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने समझा कि किसी से पिटकर या किसी को पिटकर आया है। जरा रुखाई से पूछा, थोड़ा क्रोध से डांटकर पूछने लगे, बताओ ना क्या बात है। मेरे मुंह से फिर भी कोई बोल नहीं निकला, लेकिन मेरे आंखों की आर्द्रता और मुंह की बेबसी से उनकी रुखाई को ठंडा कर दिया। अब थोड़ा वो गुस्से में आ गए थे उनके क्लास टीचर, लेकिन लेखक की आंखों में थोड़े गीले हो गए, आंसू आने लगे और थोड़ा मुंह घबरा गया था, तो उनका क्रोध कम हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि कोई गंभीर बात है। मेरी पीठ पर हाथ रखकर पुचकारते हुए बोलो बेटे क्या बात है। मैंने लगभग हकलाते हुए कहा, आपने नुमाइश में मेरा नाम भिजवाया है। उन्हें हंसी आ गई। कहने लगे, हाँ तो क्या हुआ, शाम को ठीक समय पर पंडाल में पहुंच जाना, मैं भी वही मिलूंगा। अब देखिए यहाँ पर लेखक से ऐसे पूछते हैं उनके क्लास टीचर से कि आपने मेरा नाम प्रतियोगिता के लिए दिया है। तो शिक्षक बोलते हैं, हाँ मैंने दिया है, तुम अभी ठीक समय पर शाम को जहाँ पर प्रतियोगिता होने वाली है वहाँ पर पहुँच जाना। शब्द आते आते मेरे गले में अटक गए। अब देखिए तो बच्चों, अब तक हमने इस सेशन में क्या देखा कि लेखक के जो संगीत के प्रति रुचि थी वह कम हो गई और कविता सुनाने के प्रति रुचि बढ़ने लगी। क्यों? अब इसके पीछे का कारण क्या था कि कविता सुनाने वाले को लोग
बहुत प्रशंसा करते थे, उनकी स्तुति करते थे। तो लेखक भी अपनी स्तुति और प्रशंसा चाहते थे, इसलिए वो भी कविता सुनाने का प्रयास करने लगे। लेकिन उनको कविता लिखना नहीं आता था, तो वो किसी और की लिखी हुई कविता अपने नाम से पाठशाला में सुनाने लगे। और उस समय उनके नगर में एक कवि सम्मेलन भरा था, उसमें लेखक का नाम स्कूल की ओर दिया गया। अब लेखक थोड़े घबरा गए, क्योंकि अब तक उन्होंने कभी कविता नहीं लिखी थी। अपने क्लास टीचर के पास जाते हैं और वो उनको बताना चाहते हैं कि आपने मेरा जो नाम दिया है वो मत दीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी स्वयं की कविता नहीं लिखी है। अब हम देखेंगे कि लेखक अपने क्लास टीचर को बताते हैं और क्लास टीचर को पता चलने के बाद उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। सबको जानना है ना, अब लेखक की क्या हर्ष होने वाली है, उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन अगले सेशन में। धन्यवाद।